नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचएसएससी क्रैकर्स में। मैं आपका साइंस एजुकेटर राजेश पांचाल। तो आज हम करने वाले हैं साइंस की क्लास प्रैक्टिस सेट फॉर्म में। अब की बार सीटी पार किस बेस पे है? पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर है। यानी आपको बच्चों 200 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर करवाने वाला हूं। प्रैक्टिस सेट नंबर रहेगा 2। एक ही संकल्प, एक ही लक्ष्य। डेली लाइफ जुड़िए। इसके साथ साथ आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ते हैं, वहां पे भी आपको पीडीएफ या कंटेंट मिलेगा, इस सेशन की पीडीएफ भी मिलेगी। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं तो वहां पे आपको थ्योरी सेशन भी मिलने वाले हैं डेली बेसिस, जो कि आपका टास्क होगा एक दिन का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण लैम्यून बैक्टीरिया है। सबसे पहले तो इसके आंसर की बात करते हैं, तो क्या होगा? राइजोबियम होगा। अब राइजोबियम है क्या? ये क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। देखिए, हमारा जो पौधा होता है ना, पौधा, ये पौधा है छोटा सा, मान लीजिए पौधे लगाए हुए हैं। तो इसके ऊपर से इसको प्रकाश संश्लेषण से सभी गैसेस वगैरह जो भी इसको मिनरल चाहिए, जड़ों से पानी मिल रहा है, बट इसको नाइट्रोजन नहीं मिलता। तो नाइट्रोजन कहां से लेगा? तो राइजोबियम क्या करता है? इसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है जड़ों की फॉर्म में। यानी जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन को नमी वाली जगह से, नमी होती है ना जमीन के नीचे, उस नमी से नाइट्रोजन को लेगा और फिर पौधे को देगा, तो पौधा ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। तो स्थिरीकरण का काम कौन करेगा? राइजोबियम। राइजोबियम जो कि पौधे की जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपघटन पर चूने का पत्थर डैश और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। देखिए क्या होता है चूने का पत्थर। सबसे पहले तो इसका आंसर की अगर हम बात करते हैं, जो चूने का पत्थर है वो हमें क्या देगा? सबसे पहले तो देगा कैल्शियम ऑक्साइड, CaO इसका फॉर्मूला है, और देगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर चूने के पत्थर की बात करते हैं हम, तो चूने के पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए CaCO3। अगर ये टूटता है किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में, तो CaO देगा प्लस क्या देगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है? अगर हम इसको 840 डिग्री सेल्सियस पर इसका अपघटन करते हैं, यानी इसको तोड़ते हैं, तो हमें क्या क्या मिलता है? एक तो मिलेगा यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। यानी ये सारा के सारा कहां से टूट के आया है? कैल्शियम कार्बोनेट से टूट के आया है, जिसको बोलते हैं हम चूना पत्थर। चूना पत्थर, इसको बोलते हैं चूना पत्थर। और ये क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या होता है बच्चों? चूना। और कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको ऑलरेडी पता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एसिटिक अम्ल का पीएच और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पीएच क्रमशः 4.76 और 4.75। अमोनियम एसिटेट विलेन का पीएच कितना होगा? तो सबसे पहले अगर हम इसकी पीएच की बात करते हैं, कितना होगा? 7.005। अगर हम एसिटिक अम्ल की बात करते हैं, तो इसका कई बार आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। और अगर आपसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पूछेगा, वो होता है NH4OH। NH4OH। उसके बाद जो आपका ये बन के आया है अमोनियम एसिटेट विलयन बन के आया है, उसका क्या होता है फॉर्मूला? ये होता है C2H7NO2। तो आपको क्या करना है? इसका फॉर्मूला भी याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 450 केल्विन और 300 केल्विन के बीच परिचालित होने वाले पक्ष का कॉर्नेट इंजन की क्षमता की गणना कीजिए। यानी इतने पे चलता है। अब मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए T1, इसको T1 मान लेते हैं और ये 2 हो गए, दोनों मान लीजिए कॉर्नेट है। अब T1 कितना दिया गया आपको? 450 दिया गया है केल्विन, और T2 आपको दिया गया है 300 केल्विन दिया गया है। और कार्नेट इंजन की अगर हम बात करते हैं, अगर इसको निकालना है क्षमता, तो उसको हम ईटा की फॉर्म में लिखते हैं। क्या होता है? ईटा, यानी 1 - T2 बाय T1।
अब ये क्या होगा, 1 - 300 ये हो जाएगा, इसको हम काट लेंगे, 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45। ये कितना बचेगा, 3 × 3 = 2, 1/3। अगर इसको परसेंटेज में आंसर दिया गया है तो ये हो जाएगा 33.33% आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों अच्छा लग रहा है सेशन तो शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्तचाप का सामान्य परकुंचन दाब है? तो बेसिकली क्या होता है, हीमोग्लोबिन का 120 मिलीमीटर। बेसिकली अगर रक्तचाप की बात करते हैं कितना होता है सामान्य, 120/80, यानी ऊपर का 120 होना चाहिए मैक्सिमम, नीचे का 80। अगर इससे भी नीचे चला जाता है, 60 से भी नीचे चला जाता है तो ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ब्लड प्रेशर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूअरों को काटने से पूर्व एनेस्थीसिया के लिए प्रयोग की जाती है? तो बच्चों क्या होती है, हेलोविन। हेलोविन गैस, मतलब हेलोविन गैस का यूज किया जाता है, इसको काटने से पूर्व लगाया जाता है ताकि कोई सुना उसमें। और आपका जो HSSC है महान है, उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया था आंसर में, तो आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मास्का डोमेस्टिका किस वर्ग से संबंधित है? देखिए मास्का डोमेस्टिका बेसिकली आपका इंसेक्ट फॉर्म में आता है, यानी कीट कीट पतंगे जो आपके होते हैं इंसेक्ट, वो मास्का डोमेस्टिका के वर्ग में आते हैं। अब अगर हम स्तनपायी की बात करें, जो जीवधारी होते हैं जिनमें स्तन पाया जाता है, बच्चे दूध पिलाने के लिए यूज करते हैं, तो वो आपका स्तनपायी हो जाते हैं। एक बीजी जिसमें एक बीज होगा और द्विबीजी जिसमें 2 बीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे थैली कवक कहा जाता है? सबसे पहले तो कवक देखो बच्चों, इसको फफूंद भी बोलते हैं। कवक को क्या बोलते हैं, फफूंद। बेसिकली क्या होता है, जो गले सड़े या फिर मरे हुए, जो गले सड़े या मरे हुए जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं कवक। अगर वो थैली की फॉर्म में आ जाते हैं उसको बोलते हैं थैली कवक। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एस्कोमाइसीट्स, यानी ये थैली की फॉर्म में क्या करते हैं, अटैक करते हैं और गले सड़े मरे हुए जीवों को फिर क्या करते हैं, उसको सड़ा देते हैं, खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है जो पाइसीकृत वसा के टूटने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लाइपेज होगा। लाइपेज बेसिकली क्या करता है, वसा का विभाजन करने का काम करता है। वसा का विभाजन करने का काम करता है, जितनी चाहिए उतनी यूज के लिए और बाकी अपशिष्ट हो जाती है। अब इसमें और कुछ चीजें दी जाती हैं। लैक्टोज, लैक्टोज हमारा क्या करता है, लैक्टोज अगर हम बात करते हैं क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज मीठा होता है, ग्लैक्टोज आपका ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर लैक्टोज बना होता है। अगर हम माल्टोज की बात करते हैं तो माल्टोज बच्चों आपका क्या होता है, एक डाइसैकेराइड होता है। क्या होता है, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है, क्योंकि ये किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। अब कुछ थोड़े से और बता देता हूं। आपके पास क्या हो जाता है, माल्टोज हो गया, यहाँ पे माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, और उसके बाद सुक्रोज होता है, एक सुक्रोज। सुक्रोज बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल आम चीनी जो हम खाते हैं, आम चीनी होता है जो हम खाते हैं। उसके अलावा एक और पूछा जाता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज हमें कहां से मिलता है, ये एक तरह का शर्करा है जो हमें कहां से मिलता है, फलों से मिलता है, फलों से मिलता है। बच्चों सभी को ना अच्छे से याद करना है, फलों से आपको मिलता है फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रल रेखाओं का विभाजन होना क्या कहलाता है? मानिए जो चुंबकीय क्षेत्र है ये आपका, ये है
ऐसे चलता है ना एनएस, तो ये चुंबकीय रेखाएं होती है आपका, उसका विभाजन होना कहलाता क्या है, इसको बोलते हैं जीमेन प्रभाव। अब जीमेन प्रभाव क्या होता है देखिए, आपके पास कोई भी क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, उसके अंदर अगर आपके पास कोई भी मान लीजिए ए कोमा बी कोमा सी, आपके पास कोई भी प्रकाश की किरण है, तो वो क्या हो जाती है आगे जाके डिवाइड हो जाती है, काफी ज्यादा में कन्वर्ट हो जाती है, ए बी सी इस फॉर्म में वो चली जाती है, यानी रेखाओं में विभाजन होता है, तो उसको बोलते हैं जीमेन प्रभाव। अब कई बार आपसे पूछ लिया जाता है बोर प्रभाव। अब बोर प्रभाव नील बोर के बेस पे था, ये क्या है आपका नाभिक, इसके जो कक्षाएं होती हैं चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या होती है बच्चों कक्षाएं, उनको डिवीजन करने के लिए यानी उनको एक क्या कह सकते हैं आप चुंबकीय क्षेत्र में रखने के लिए बनाए जाते हैं, ये क्या हो गया नाभिक। नाभिक में आपका क्या होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये क्या हो जाएगा KLMN, ये कक्षाओं के नाम दिए गए नील बोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों मैं आपको बिल्कुल जो न्यूमेरिकल है उसको भी अवॉइड नहीं कर रहा हूं, वो भी आपको करवा रहा हूं, क्योंकि पेपर कैसा भी आए आपको क्या करना है निकालना है पेपर। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगर आप इन क्वेश्चनों को देख लेते हो ना, सिर्फ मैं आपको कहता हूं 200 प्लस पिछले जो पेपर करवाए जाएंगे, सिर्फ इनके न्यूमेरिकल जो भी आएंगे क्वेश्चन देख लेते हो, आपका 90% काम यहीं से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 10 किलोग्राम वाली एक मशीन गन में 500 मिली सेकेंड इनवर्स की गति से 10 गोली प्रति सेकंड की दर पर 20 ग्राम की गोलियां दागनी है। मशीन गन की स्थिति में रखने के लिए वांछित बल क्या। देखिए आपकी ये गन है, मान लीजिए आपकी क्या है गन है, अब यहां से गोली निकलेगी, यहां से गोली निकल रही है, देखिए इसका वेट भी कुछ होगा गोली का, और उसका दिया गया है कितना वेट दिया गया है, जो रिवॉल्वर है बंदूक है मशीन गन उसका दिया गया है 10 केजी। अब गोली का वेट दिया गया आपको 20 ग्राम, और स्पीड क्या है गोली की 10 गोली प्रति सेकंड की दर से, और स्पीड क्या है इसकी 500 मिली सेकेंड। अब आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको नॉर्मल फॉर्म में बताता हूं होता क्या है। वांछित फोर्स पूछा गया है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से फोर्स होगा V dm बाई डी टी। dm बाई डी टी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपके पास जो गोली है उसका वेट भी तो होगा, उसका वेट भी होगा अपॉन उसको रोकने के लिए, मतलब जब आप गोली चलाओगे तो आपको एक एक्सटर्नल बल भी तो लगाना पड़ेगा ताकि आपकी जो बंदूक है हिले ना, वो अगर हिलेगी तो निशाना कहीं और लग जाएगा, किसी और की खोपड़ी पड़ जाएगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा dm बाई डी टी। अब आपको v दिया गया है कितना, वेलोसिटी 500 ms इनवर्स, उसके बाद आपको dm बाई डी टी क्या दिया गया है, dm बाई डी टी, देखिए आपको क्या दिया गया है dm बाई डी टी, यानी मास दिया गया है, यानी फ्लो मास दिया गया है किसका, जो उसमें से गोली निकलेगी कितना दिया गया है 20 बटे में ये ग्राम दिया गया है, और ये दिया गया आपको 10 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा 1000, ये आपके पास हो जाएगा 1000 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास 10, क्योंकि 10 किलोग्राम है बटे में 1000 हम डाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ग्राम में मल्टीप्लाई करवा लिया इसको। उसके बाद v कितना दिया गया 500, अगर फोर्स निकालेंगे ना कितना होगा v 500 इंटू 20 बाई 100,000 इंटू 10, 1 2 और ये हो जाएगा 3, 20 पंजे हो जाएगा 100, ये हो जाएगा न्यूटन, क्योंकि न्यूटन में निकलता है फोर्स, तो 100 न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे क्वेश्चन को जरूर देखना है ध्यान से किस तरीके से हमने क्वेश्चन को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक परिनालिका के भीतर उत्पन्न मजबूत चुंबकीय क्षेत्र को मृदु लोहे जैसे चुंबकीय पदार्थ के एक टुकड़े को, जब ऐसे टुकड़े को कुंडली के भीतर रखा जाता है तब एक चुंबकीकृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार बने चुंबक को पहले तो विद्युत चुंबक कहेंगे। मैं डायग्राम दिखाता हूं आपको। मान लीजिए परिनालिका है हमारी, क्या है परिनालिका, हमने इसके ऊपर
ऐसी लगा रखी है वायर, और यहां पे क्या है, हमने दिया है सप्लाई, हमने दी है सप्लाई। अब क्या होगा, इसके अंदर हमने एक रोड रख दी, तो जब यहां से सप्लाई जाएगी तो ये भी बीच वाली जो रोड है वो भी किसकी तरह रिएक्ट करेगी, चुंबक की तरह, और वो चुंबक जो बनेगा वो क्या होगा, विद्युत चुंबक होगा, क्योंकि वो विद्युत धारा के थ्रू बना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रक्त की सभी कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या होता है, रक्त में बच्चों क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, जिनको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स आपके क्या होते हैं, इनकी जो शरीर में संख्या कितनी होती है, ये बेसिकली 40 से 45% बॉडी का हिस्सा होता है, वो होती है ये। अब आपके पास इसमें और क्या दिया गया, थ्रोम्बोसाइट। अब थ्रोम्बोसाइट क्या होता है आपके पास, ये होते हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स अगर किसी की कम हो जाए तो बीमार हो जाएगा। तो प्लेटलेट्स की अगर मैं नॉर्मल बात करूं, क्वेश्चन पूछा गया था इसमें 1.50 लाख से लेके 4 लाख तक हो सकती हैं ये, इससे कम होगी तो प्रॉब्लम होगी, ज्यादा होगी तो प्रॉब्लम होगी। तो इसका एवरेज दिया गया 1.50 लाख से 4 लाख तक। नेक्स्ट देखते हैं, आंख के समायोजन की शक्ति आयु बढ़ने के साथ सामान्यतः घटती है, यह स्थिति कहलाती है। मान लीजिए क्या होते हैं, नॉर्मल 40 के बाद एज बढ़ रही है, तो उस केस में क्या होता है, समायोजन की शक्ति होती है जो आंखों की, वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो उसमें आपको नजदीक का भी दिखाई नहीं देता, दूर का दिखाई नहीं देता। इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष यानी प्रेसफायोबिया, फायोपिया, प्रेसफायोपिया इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। अब इसमें जो लेंस लगेगा वो लगेगा द्विफोकस लेंस, द्विफोकस यानी इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, बायफोकल, बायफोकल, जिसमें क्या होता है, एक छोटा सा नीचे गोल गोल सा लेंस, वो क्या होगा, अवतल लगेगा और ऊपर उत्तल लगेगा, उस केस में होगा बायफोकल लेंस, जिससे नॉर्मल जो इंसान की है वो क्या हो जाती है, साइट सही हो जाती है इसको लगाने से। अब और इसमें क्या दिया गया है, निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष में कौन सा यूज होगा, अवतल, अवतल यूज होगा ना, अवतल लेंस। अब अवतल लेंस यूज किस किस में होता है, निकट दृष्टि दोष में। यानी सिंपल सी निकट दृष्टि दोष की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो निकट दृष्टि दोष होता क्या है, जिसे निकट के साफ दिखाई दे, निकट की साफ दिखाई दे वस्तुएं, और दूर की क्या हो जाती है, दूर की वस्तुएं क्या हो जाती हैं, उसको दिखाई ना दे। यानी जो रोग है वही साफ दिखाई देगा। अब ये यूज किस किस लिए होता है, यूजेस, अब ये यूज होता है आपका हेडलाइट में, जो गाड़ी की हेडलाइट होती है, हेडलाइट में यूज होता है। ईएनटी डॉक्टर यूज करते हैं इसको, दांतों वगैरह के डॉक्टर यूज कर लेते हैं इसको। उसके बाद क्या होता है आपके पास, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को बेसिकली रोग को क्या कहा जाता है, मायोफिया, मायोफिया। और दूर दृष्टि दोष को क्या कहेंगे, हाइपर माइट्रोफिया, हाइपरमेट्रोफिया। अब इसमें कौन सा यूज होगा, उत्तल लेंस यूज होगा, उत्तल लेंस यूज होगा। और जो गाड़ी का साइड मिरर होता है, गाड़ी का साइड मिरर, साइड मिरर, उसके लिए यूज होता है आपका दूर दृष्टि दोष के लिए जैसे यूज होता है उत्तल लेंस, वैसे गाड़ी के साइड मिरर में क्या यूज होगा, उत्तल लेंस होगा आपका। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गुर्दे के खराब होने से रक्त में यूरिया का संचार हो जाता है, इसे क्या कहा जाता है। देखिए गुर्दा रक्त के संचार को न्यूट्रल लगता है, नॉर्मल लगता है। अब क्या हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा तो यूरेमिया हो जाएगा, यानी यूरेनिया क्या करेगा, ज्यादा यूरेमिया बढ़ जाएगा तो डायलिसिस करवाना पड़ेगा, इसको निकलवाना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, बॉडी में इफेक्ट डाल देता है, क्योंकि गुर्दा क्लियर करने का काम करता है। तो गाइस ये था आज का सेशन, आई होप आपने एंजॉय किया होगा।
अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक ये है और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाइए, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वहां पे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। और एचएसएससी के लिए सभी क्लासेस के लिए स्पेशल बैच है, पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। प्रीवियस ईयर बेस्ड करवा रहे हैं आपको प्रैक्टिस सेट, सीटी के लिए इंपॉर्टेंट रामबाण है। सो थैंक यू गाइस।